हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 से। हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस प्रकार निकालेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और इस बार भी पेपर में आने की संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाता हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी पहुंच सके हमारे चैनल के माध्यम से। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं आज हम क्वेश्चन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे दो लेंस लिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बनाया हमने एक उत्तल लेंस, ये है इसका मुख्य अक्ष, और इसी के पीछे एक और उत्तल लेंस लगाया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, लेकिन वो वाला जो लेंस है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। इस वाले लेंस से हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे पीछे वाले लेंस को। ठीक है, यहाँ पे दोनों लेंस की जो नाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो लेंस है ये वस्तु की तरफ होता है, इसलिए वस्तु लेंस बोला जाता है इसे, ऑब्जेक्ट लेंस। और ये वाला जो है वो हमारे आंख की तरफ होता है, इसलिए इसे आई लेंस बोला जाता है। इसे ई से दर्शाते हैं, मतलब नेत्र लेंस। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, हम रखने वाले हैं एक वस्तु। ये हमने जो वस्तु लेंस है इसके सामने एक वस्तु रख दी ए बी। अब इस AB से चलकर एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश किरण जाएगी केंद्र से। तो जो केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है, ये निकल गई सीधी। जो केंद्र से गई थी हमारी वो सीधी निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण जो समांतर गई थी वो यहां से मुड़ जाती है। तो ये मुड़ने के बाद में इस तरीके से यहां पर दोनों प्रकाश किरणें जो है आपस में मिल गई। तो हमें ये जो ए बी का प्रतिबिंब है वो यहां पर दिखाई दिया ए डैश बी डैश पर, इसी के बराबर ये प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब यहाँ इसके आगे सेम जैसे इसमें प्रोसेस थी वैसे किसी एक प्रकाश किरण जाती है कहां पर, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी प्रकाश किरण कहां जाती है, इसके केंद्र से जाती है। जो केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है, ये देखिए यहां से सीधी निकल गई। ये प्रकाश किरणें इधर गई थी, ठीक है। और ये वाली जो प्रकाश किरण है वो यहां पर इधर मुड़ जाती है, लेकिन वो कितनी मुड़ेगी, देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसी को आप पीछे लेकर आइए, और कितना लेकर आइए, इस लेंस के थोड़ी पीछे तक, और यहां से मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। इसको हमने ऐसे मिलाती हुई एक लाइन खींच दी इन दोनों बिंदु को, और यहां से इस तरीके से इसे सीधा पहुंचा दिया। तो ये जो प्रकाश किरण थी वो इधर चली गई, और दोनों को पीछे मिलाने पर हमें यहां पर ये दोनों टकराई। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वस्तु ए बी है उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई दिया, उसे हमने नाम दे दिया पी क्यू। इस प्रतिबिंब को नाम क्या दे दिया, पी क्यू नाम दे दिया। और यहां से देखने पर हमें ये चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। इधर हमारा वस्तु नेत्र लेंस है और इधर हमारा वस्तु लेंस है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है, ये जो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण है इसे हम नाम दे देंगे बीटा। प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण को नाम क्या देंगे, बीटा। और ये जो वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण था इसे नाम दे देंगे हम अल्फा। ये हमने यहां पर नाम दे दिए। अब प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हमें लिखनी है आवर्धन क्षमता। हमने यहाँ पे आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन लिखेंगे। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दृष्टिकोण तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण।
के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण और वस्तु के द्वारा बनाए गए दृष्टिकोण के अनुपात को ही हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन हो चुकी है। इसे हम लिख सकते हैं अर्थात स्मॉल m बराबर बीटा बटे अल्फा। यहां पर हमने लिख दिया m बराबर बीटा बटे अल्फा। लेकिन ये जो कोण है ये बहुत छोटे हैं, चूंकि कोण बहुत छोटे हैं। ये कोण कैसे हैं? बहुत छोटे, इसलिए इनमें लगा देंगे अपन टेन, स्पर्शिया बना देंगे इनकी, टेन बीटा बटे टेन अल्फा, और इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में भी इतना जो है वो सेम लिखा हुआ था। यदि आपने सरल सूक्ष्मदर्शी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसे ओपन करके लिंक पर क्लिक करके सरल सूक्ष्मदर्शी का वीडियोस देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन। अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले, टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमारी आवर्धन क्षमता आ जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये निकालने लगे हम वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेन जो है वो लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे आधार, तो दोनों में अपना टेन है तो लंब बटे आधार लिख दिया। अब अल्फा देखिए कहां बन रहा है, अल्फा यहां बन रहा है, तो अल्फा के सामने लंब कौन है, ए बी, तो यहां पे लिख दिया अपन ने, देखिए ए बी बटे आधार कितना है, आधार है OB, ये लिख दिया हमने OB। अब बात करें यहाँ पर बीटा की, तो बीटा देखिए कहां बन रहा है, यहाँ पर, तो बीटा के सामने लंब कौन है, A डैश B डैश, तो लिख दिया हमने A डैश B डैश बटे यहाँ पर देखिए आधार कौन है, तो आधार है हमारा EB डैश, तो ये लिख दिया हमने EB डैश। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारा लंब हो गया A डैश B डैश और आधार हो गया EB डैश। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो वस्तु है ये हमारी डी दूरी पर रखी हुई है। अभी कितनी दूरी पर रखी हुई है, डी, तो ओ से लेके बी तक की जो दूरी है वो कितनी है, डी है, तो इसी को हम यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं, ए बी बटे ओबी की दूरी हमने लिख दी डी। हमारी प्रकाश किरणें सारी उधर जा रही थी और अपन ने दूरी विपरीत दिशा में नापी, इसलिए इसमें लगा देंगे माइनस। तो यहाँ पर हमारी ये जो दोनों मान है ये हम रखने वाले हैं समीकरण नंबर 1 में, और हमारी आवर्धन क्षमता जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर किस तरीके से हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। हमने यहाँ पर टेन अल्फा का मान रखा और टेन बीटा का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन अल्फा व टेन बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर यदि हम 1 में मान रख देते हैं तो m बराबर, ऊपर मान था हमारा टेन बीटा का, तो टेन बीटा को ऊपर लिखेंगे, टेन बीटा का मान निकला a डैश b डैश बटे e b डैश, और यहाँ पे अल्फा का मान जो निकला वो निकला ए बी बटे माइनस डी। तो अब जो नीचे वाला है उसके हम पलटी करके लिख देंगे, तो m बराबर हो जाएगा a डैश b डैश बटे e b डैश इनटू में माइनस डी बटे ए बी। अब प्यारे स्टूडेंट्स इस ए बी को इधर और ई बी डैश को उधर लिख दीजिए, तो m बराबर a डैश b डैश बटे ए बी को हमने पहले लिख दिया और माइनस डी बटे ई बी डैश। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर 2 नाम। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा a डैश b डैश o है और a b o है, ये जो दोनों त्रिभुज है ये दोनों कैसे हैं, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज a डैश b डैश o तथा त्रिभुज a b o समरूप हैं। कैसे हैं ये दोनों, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज के संगत अवयव कैसे होते हैं, आनुपातिक होते हैं। मतलब हम यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उन्हें लंब के बटे में लंब बराबर आधार के बटे में आधार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस वाले त्रिभुज का लंब कौन है, a डैश b डैश o में जो लंब है वो है a डैश b डैश,
और जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसका लंब देखिए ABO का जो लंब है वो कौन है, AB है। तो ये लिख दिया लंब के बटे में लंब बराबर। अब आधार के बटे में आधार लिखेंगे तो देखो इन दोनों का आधार कौन है, OB डैश। तो इस वाले का तो लिख दिया हमने OB डैश बटे दूसरे वाले का देखिए जरा, दूसरे वाले का लंब कौन है, दूसरे वाले का है OB। तो यहाँ पे लिख दिया आधार जो है वो है हमारा OB। तो ये जो A डैश B डैश बटे AB है इसका मान कितना निकला है, OB डैश बटे OB निकला। ये मान उठा के हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। देखो यही वाली वैल्यू है यहाँ पर, दिख रही है सेम। तो इसका जो मान है वो हम ये वाला यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रखने वाले हैं। तो समीकरण 2 से हमारा m बराबर निकल जाएगा A डैश B डैश बटे AB की जगह पे लिख देंगे हम OB डैश बटे OB इंटू में माइनस D बटे EB डैश। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो हम यहां से लिखने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए आंसर आने ही वाला है O से लेके B डैश तक की दूरी। अब O से लेके B डैश तक की ये वाली दूरी हमें लिखनी है। तो ये जो है ये किसकी दूरी है, इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दर्शाते हैं और हमने O वाले लेंस से नापा इसलिए इसके पैरों में लगा देंगे O। तो ये बन गई प्रतिबिंब की दूरी। अब O से लेके B तक की दूरी, ये है हमारी O से लेके B तक की दूरी। तो ये हमारी इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम U से दर्शाते हैं। तो इसके पैरों में हम O लगा देंगे, जिस लेंस से हम नापेंगे वो वाली चीज वहां पर लगा देंगे। O लगाया क्यों, क्योंकि हमने O वाले लेंस से नापा था और हमने यहाँ पे विपरीत दिशा में नापा, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस, इनटू में माइनस D लिखा। फिर यहाँ पे बटे में देखिए E से लेके B डैश तक की दूरी। तो ये हमारा E और ये हमारा B डैश। तो इस लेंस के लिए ये कौन है, वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को कैसे दर्शाते हैं हम, वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं हम U से। तो ये लिख दिया हमने U, और ये E वाले लेंस से नापा है इसलिए लगा दिया E, और विपरीत दिशा में नापा है इसलिए यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, माइनस। अब ये माइनस से जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, M बराबर हो जाएगा माइनस VO बटे UO इंटू में D बटे UE। तो ये प्यारे स्टूडेंट्स आ चुकी है हमारी आवर्धन क्षमता, किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुकी है हमारी आवर्धन क्षमता, किसके लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया, फिर आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं डेफिनेशन लिखी, और उसके बाद में आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र ज्ञात किया। तो प्यारे स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लिया है। यदि आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है। और प्यारे स्टूडेंट्स यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। और यदि आपको भी फिजिक्स में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसके लिए हम आप तक सॉल्यूशन जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।